क्या कहानी थी अभी तक की। तो पिछले कल तक हम पढ़ रहे थे सिखों के साथ उनके रिलेशन, हिल स्टेट्स के सिखों के साथ किस तरीके से रिलेशन थे, हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद सिख। तो सिखों के साथ जो हिमालयन हिल स्टेट्स हैं, हिमाचल के हिल स्टेट्स हैं, उनके रिलेशन आखिरकार किस तरीके से रहे, यही सब चीजें हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस की थी। तो सिखों वाला भी खत्म हो गया है। आज के लिए मैंने कहा था कि आज डिस्कस करेंगे हम गोरखा एम्पायर वाला रीजन, जो है रीजन तो नहीं, गोरखा एम्पायर, किस तरीके से ये इनकी एंट्री होती है, क्योंकि अलग अलग शक्तियों का उदय तो हो ही रहा है। जैसे कि इससे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था मुगल्स, इनका एम्पायर जो है वो पीक पर था। उसके बाद हमने देखा कि सिखों का भी जो एम्पायर है वो फिर ऊपर चढ़ने लग गया। अब गोरखास की एंट्री होती है। गोरखास चाहे आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, अब यहां पर गोरखास की एंट्री हो रही है। अब किन वजहों से गोरखा की एंट्री होती है, कारण आप सभी को पता है कि गोरखा की एंट्री आखिरकार यहां पर किस वजह से हुई थी, क्या कारण रहे थे उससे पीछे, क्योंकि यहां पर रीजन भी पूछा जा सकता है, मेंस में आपको रीजन भी पूछा जा सकता है, कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती हैं, संभावना आपकी ये बनती है। तो इसी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या उनके रीजन रहे, किस तरीके से एक शक्ति उभरी थी, और हिमाचल में जब ये इनकी एंट्री होती है गोरखास की, तो यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस क्या रहता है, कौन सी बैटल होती है, क्या ट्रीटी होती है, फिर ब्रिटिशर्स के साथ इनके क्या संबंध होते हैं, हिल स्टेट्स के साथ इनके संबंध क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने अभी आपको एक पिक्चर जो थी वो भेजी थी आपके ही ग्रुप में। ग्रुप में क्लासरूम आईडी मांग रहे हैं, ये तो फिर तो महान ही है फिर। तो इसका मतलब अभी तक क्लास में एंट्री नहीं हुई थी क्या? ठीक है, चलो भेजते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर दो, मैं क्लासरूम आईडी भेज देता हूँ। गोरखास का जो उदय होता है, जो पीडीएफ है वो आपको बाद में ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे आज की, ठीक है। चलो उनकी रिक्वेस्ट आने दो मुझे, नहीं तो फिर से बीच में इंटरप्ट होगा। और आंसर किस किसने लिख दिए हैं अभी तक? जिसने आंसर लिखे हैं हाथ खड़े करो जरा। अगर हम कहें 1679 के आसपास, एक आप डेट याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको 1770 करके भी याद रख सकते हैं। अराउंड 1770 1770 के आसपास अगर आप देखते हैं तो नेपाल में उस वक्त पृथ्वी नारायण शाह थे। पृथ्वी नारायण शाह, ये नेपाल में है। पूरे नेपाल को एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, जैसे कि हम कांगड़ा में पढ़ते हैं संसार चंद, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कांगड़ा में जैसे हम संसार चंद के बारे में देखते हैं, उसी प्रकार से नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह हुए, जिनके द्वारा पूरे के पूरे एम्पायर का कंसोलिडेशन किया गया। चाहे वो आपका ईस्टर्न नेपाल हो, पूर्वी नेपाल से लेकर के सिक्किम तक, तो पूर्वी नेपाल से लेकर के नेपाल से सिक्किम तक का कंसोलिडेशन जो किया गया वो पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा किया गया। और इस दौरान ही नेपाली, यानी हम कहें जो गोरखास हैं, उनका उदय होता है एक अलग शक्ति के रूप में, एक पावरफुल शक्ति के रूप में। तो गोरखा रूलर्स जो है वो यहाँ पर अब पावरफुल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कंसोलिडेशन किया जा रहा है, तो धीरे धीरे वो एक्सपेंड भी करेंगे, एक्सपेंशन भी करेंगे एम्पायर का, जैसे कि संसार चंद के द्वारा किया गया था। तो वैसे ही यहाँ पर एम्पायर का एक्सपेंशन भी हो रहा है। और एक्सपेंशन किधर से हो रहा है, देखो हम हिमाचल से इसको रिलेट करेंगे। जैसे कि कुमाऊं वाला जो रीजन है, कुमाऊं हो गया,
आपका गढ़वाल वाला इलाका हो गया, इसको लगभग 1791 ईस्वी के आसपास कैप्चर किया गया, इसको लगभग 1804 के आसपास इसको कैप्चर कर दिया गया। क्योंकि ये नजदीक पड़ता है, जो गढ़वाल वाला इलाका है, कुमाऊं वाला, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, अब हिमाचल भी साथ में ही है। अब हिमाचल के राजाओं को भी इसकी खबर मिल जाती है कि एक शक्ति का उदय इस तरीके से हो रहा है नेपाल में, या हमारे बॉर्डरिंग स्टेट में, जो हमारे सीमा लगते क्षेत्र हैं, उसके साथ में ही एक जो गोरखा पावर है वो बढ़ती जा रही है। अब दिक्कत ये थी हिमाचल प्रदेश में उस वक्त, संसार चंद वाली, जो आपको पता हो संसार चंद वाली कहानी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इनकी यहाँ पर एंट्री होती है। तो अगर हम संसार चंद वाली कहानी देखते हैं तो ये अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा था, एम्पायर को और विस्तृत कर रहा था, जिससे कि बाकी राजाओं को परेशानी हो रही थी। और वो बाकी राजा कौन में से शामिल थे, जैसे कि बिलासपुर। और गोरखास यहाँ पर खुद ब खुद नहीं आए थे, इनको बुलाया गया था, पहली बार बुलाया गया इनको सिरमौर के द्वारा, सिरमौर, और देन उसके बाद जाते हैं बिलासपुर, बिलासपुर के बाद फिर, यानी कि बिलासपुर के द्वारा बुलाया गया था, और फिर कांगड़ा फोर्ट पर, जहां पर ये लगभग 4 इयर्स तक वहां पर लूटपाट करते हैं। तो यही वाली जो कहानी है संसार चंद के एक्सपेंशन की कहानी, इसी से ही रिलेटेड है आपका गोरखास का यहाँ पर आगमन। और दूसरा है एक स्टोरी जो है सिरमौर से रिलेटेड। अब पहले सिरमौर वाली कहानी देख लेते हैं, फिर आएंगे हम बिलासपुर वाली पर। ठीक है, कि सिरमौर में उस वक्त क्या घटना हुई। अब ये आपने याद रखना है कि गढ़वाल में वो 1804 में आ चुके हैं, और इसी दौरान वो सिरमौर में भी इनकी एंट्री हो जाती है। तो सिरमौर में इस वक्त क्या हुआ, अगर हम सिरमौर में देखें तो सिरमौर में इस वक्त राजा हैं करम प्रकाश। सिरमौर में जो राजा हैं उनका नाम है करम प्रकाश। अब आपने जो स्टैटिक वाला पोर्शन अगर जगह छोड़ी होगी कहीं पर, तो वहां पर लिख देना, इनके जो भाई थे, इनके जो बड़े भाई हैं, उनका नाम है धर्म प्रकाश, और धर्म प्रकाश संसार चंद के साथ एक बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ चरारतू। याद है किसी को, बैटल ऑफ चरारतू, ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे CHA चरारतू, CHARA रुतु, चरारतू। बैटल ऑफ चरारतू 1791 में होती है, इन दोनों के बीच में ही धर्म प्रकाश, और दूसरी तरफ होते हैं बिटवीन, लिख देता हूं यहां पर, धर्म प्रकाश एंड संसार चंद, दोनों के बीच में होती है बैटल ऑफ चरारतू, जिसमें धर्म प्रकाश की हार होती है और संसार चंद विजय होता है। और संसार चंद की हेल्प की गई थी हिंदूर के राजा राम सिंह के द्वारा, यहां पर इनकी हेल्प करते हैं, और धर्म प्रकाश की हेल्प की जाती है बाई महान चंद, या महान चंद की हेल्प करने के लिए ही आते हैं। तो ये होती है बैटल ऑफ चरारतू, जो आपको यहीं से याद रखना है। अच्छा, अब इस कहानी में वापस आइए, जहां पर ये राजगद्दी पर बैठे, करम प्रकाश राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन ये एक वीक रूलर साबित होता है, कमजोर शासक। अब कमजोरी का फायदा कोई भी उठाएगा, और इसकी कमजोरी का फायदा भी इसके वजीरों के द्वारा उठाया गया। रूल ये कर रहा था, यानी कि राजा ये था, रूल बाकी के वजीर कर रहे थे। तो असली जो रूलर थे वो वजीर ही थे, यहाँ के डिसीजन वही ले रहे थे, ये डिसीजन मेकर थे, डिसीजन लेने वाले हो गए वजीर। अब इसने कहा कि भैया इन वजीरों को मारना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि वजीरों को मार दो, तो इसने वजीरों को मार दिया। ये डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा कर देते हैं, इन्हीं को मार देते हैं, मार दिया। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई, जैसे इसने नए वजीर अपॉइंट किए, तो जो न्यू वजीर हुए, उन्होंने कहा कि जो करम प्रकाश है वो सही राजा है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं के एक भाई हैं रतन प्रकाश, इसको राजा बना देते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, रतन प्रकाश को राजा बना दिया, रतन प्रकाश एस राजा।
ऑफ सिरमौर। अब ये कहानी से बाहर है ना, जो कर्म प्रकाश है वो कहानी से बाहर हो गए हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा कर्म प्रकाश को। तो ये जाता है हेल्प के लिए पटियाला, पटियाला के राजा के पास, हेल्प फ्रॉम राजा ऑफ पटियाला, कि हम यहां से हेल्प ले लेंगे। हेल्प कहां से ले रहा है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राजा ऑफ पटियाला जिनका नाम था राजा साहिब सिंह। राजा साहिब सिंह, जहां पर ऐसा लगे आपको कि ज्यादा इंग्लिश में हो रहा है तो वहां पर मैं हिंदी में लिख दूंगा। वैसे तो ये नाम ही है, जो बोल रहा हूं वो हिंदी में ही तो बोल रहा हूं ना, दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये साहिब कहां पर गया, पटियाला के लिए, और पटियाला में राजा थे उस वक्त साहिब सिंह। ये अपनी बहन बीबी साहिब कौर को भेजते हैं, तो किसको भेजा गया, बीवी साहिब कौर को भेजा गया हेल्प करने के लिए। अब ये जाती हैं सिरमौर और 4 महीने तक वहीं पर डेरा डाल के रहती हैं, और फाइनली कर्म प्रकाश को फिर राजा बना दिया जाता है फिर से। कर्म प्रकाश वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा अगेन, तो फिर से कर्म प्रकाश को राजा बना दिया जाता है, राजगद्दी पर ये बैठे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक वीक रूलर था, इसकी बात कोई मानता नहीं था। जैसे ही इसको कर्म प्रकाश को फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया गया, तो हिंदूर के जो राजा हैं जिनका नाम था राम सिंह, वो सिरमौर के अंदरूनी मामलों में दखल देने लग गए। भैया कौन अगला वजीर होगा, आप किसके साथ ये करेंगे, किसके साथ संधियां होंगी, है ना। क्या था, कहाँ का, किधर का राजा बोल रहे हैं आप, किधर का राजा बोल रहे हैं वो बता दो साथ में। तो कर्म प्रकाश राजगद्दी पर बैठता है फिर से, और इस वक्त जब वो राजगद्दी पर बैठा तो हिंदूर का शासक, हिंदूर का राजा राम सिंह सिरमौर के अंदरूनी इलाकों पर नहीं, हेल्प फ्रॉम राजा साहिब सिंह। चलो मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, अमर सिंह होगा तो, आई थिंक पहले भी मैंने अमर सिंह तो नहीं करवाया कहीं, ठीक है, ओके, डन डन डन। राम सिंह ऑफ हिंदूर, तो इसने आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर ली, आंतरिक मामलों में दखल, और किसके, सिरमौर के आंतरिक मामलों में दखल देना इसने शुरू कर दिया। और साथ ही साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था कुंवर किशन सिंह, जो कि इसी परिवार से ही संबंधित रखते थे। तो एक व्यक्ति जिनका नाम था कुंवर किशन सिंह, कुंवर किशन सिंह इस वक्त लूटपाट में लगे थे। बोले भैया रूलर तो वीक है ही, हम ऐसा करते हैं पैसा जो भी आपको मिल रहा है इधर उधर से उसको भी लूट लो, क्योंकि राजा का तो ऐसे ही पता नहीं लगेगा। तो इसने लूटपाट करनी शुरू कर दी। विद्रोह तो इसने कर ही रखा था पहले से, कहीं हम नहीं मानते हैं ये करम सिंह राजा है, इसको किसने बना दिया क्या। बाद में जाकर के आप देखेंगे कुंवर किशन सिंह हालांकि ऑक्टरलोनी से भी मिलता है कि हमको राजा बना दो, बाद में जाकर के, लेकिन जो कर्म प्रकाश की माता होती है वो भी ऑक्टरलोनी से मिलती है। खैर वो बाद वाली कहानी है। तो कुंवर किशन सिंह लूटपाट कर देते हैं, विद्रोह इसने शुरू कर दिया था। अब इसको दबाने में वो अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहा था कि भैया अब हम कैसे करेंगे। और हिंदूर के राजा ने साथ ही साथ में जो इसके साथ में जो 12 ठकुराइस थी, जो 12 ठकुराइस थी कहलूर के अधीन आती थी, है ना, कहलूर वाली कहानी भी इससे ही है, अंडर कहलूर। उसने वहां पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहलूर और ये तो संबंधित थे आपस में ही। तो हिंदूर के राजा राम सिंह ने वहां पर बिलासपुर में भी अटैक किया, और साथ ही साथ में इधर के मामलों में भी आंतरिक दखल देने वो लग गया था।
तो कहलूर के अंदर 12 ठकुराइन थी, वो भी इंडिपेंडेंट हो गई और उसको भी राम सिंह ने अपने अधीन कर दिया था। अब करम प्रकाश को हेल्प चाहिए थी कि कहीं ना कहीं से तो हमें हेल्प मिले, जो ये लूटपाट कर रहे हैं, ये हिंदूर का राजा आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, उधर संसार चंद की जो पावर है वो बढ़ रही है, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी घटनाएं ये इस चीज को जोर दे रही थी कि किसी की आपको हेल्प चाहिए अपने एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब हेल्प ली जाती है गोरखास की। करम प्रकाश कहानी में है ही, इसने हेल्प किससे ली? हेल्प फ्रॉम गोरखास। और गोरखास में कौन? अमर सिंह थापा। इसने ऐसी सी कहानी बताई गोरखास को कि भैया हमारे वहां पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाओ। तो गोरखास को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है हिल स्टेट में आने की। किसको नहीं चाहिए थी हिल स्टेट में आने की अपॉर्चुनिटी? और खुद ही बुला दिया गया, करम प्रकाश ने खुद ही बुला दिया इनको कि भैया आ जाओ। तो ये भी सेना के साथ अपनी आगे आगे की ओर बढ़े, लेकिन पहली बार में जब ये अटैक करने आए तो हिंदूर के जो शासक थे और दूसरे जो शासक थे उन्होंने इनको हरा दिया। तो क्योंकि उनको पता नहीं था कि हिल स्टेट में आखिरकार कितने कर सिपाही होंगे दूसरी तरफ, तो इनको पता नहीं था, पहली बार हार गए, पीछे मुड़ गए। दूसरी बार ये पूरी अपनी शक्ति के साथ आए और इन्होंने करम प्रकाश को राजगद्दी पर बिठाया। और करम प्रकाश को यह भी बताया, जब करम प्रकाश को राजगद्दी पर बिठाया तो इसको यह भी कह दिया कि भैया जब हमको मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारी हेल्प तो करोगे ही, क्योंकि राजा तो हमने ही बनाया है। और अब ये एक पपेट राजा था। किसका? गोरखास का। क्योंकि इसकी राजा किसने बनाया है? गोरखास ने राजा बनाया है करम प्रकाश को। तो ये एक कैसा बन गया है अब ये एक पपेट राजा बन चुका है। और ये घटना होती है जब ये कालसी में पहुंचते हैं, जब ये हेल्प लेते हैं उनसे। ठीक है, तो 1804 तक आते आते, 1804 के एंड तक आते आते, खत्म होते होते इसके सिरमौर अंडर गोरखास। राजा तो वही था करम प्रकाश, लेकिन रियल पावर किसके पास है? रियल पावर इनके पास है, रियल पावर गोरखास के पास है। राजा करम प्रकाश बना दिया गया है, वो एक पपेट राजा ही बन गया है अब। तो अमर सिंह थापा आते हैं, इसके आगे चले जाते हैं। और उसके बाद दूसरा इनका जो टारगेट था, अमर सिंह का जो अमर सिंह थापा का जो नेक्स्ट टारगेट था वो था अब संसार चंद। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट वाज संसार चंद ऑफ कांगड़ा। और ये वाली स्टोरी आपको पता है, क्योंकि ये स्टोरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? अप्रूवल पेंडिंग हो गया क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। और ये वाली स्टोरी में फिर से करवाने की जरूरत नहीं है ना आपको। बैटल ऑफ महल मोरिया होती है, किस तरीके से वो घटनाएं होती हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि संसार चंद, है ना, वो करवाने की जरूरत नहीं है, पहले वाले लेक्चर में हो गई है, तो उसको बार बार वही एक ही सेम चीज दिखाएंगे आपको, तो फिर तो कहानी हो गई कंप्लीट, है ना? फिर तो नहीं हो पाएगी कंप्लीट। तो अब बैटल ऑफ महल मोरिया होती है, उसके क्या रीजन रहे, उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ महल मोरिया में क्या होता है। बैटल ऑफ महल मोरिया होती है, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की हेल्प ली जाती है। 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी होती है। जब ये ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी होती है तो इनको सतलज नदी के पार को धकेल दिया जाता है। इसके बाद सिखों की एंट्री हो गई यहां पर। तो जब यहां पर सिख की एंट्री होती है तो इनको सतलज नदी के पार धकेल दिया जाता है। ऐसे बाउंड्री बन गई है कि सतलज नदी है, आप इससे पार वाला इलाका जो है वहां पर जा सकते हैं, इधर मत आइएगा। जब यहां पर सिखों की एंट्री हो जाती है, क्योंकि जो कांगड़ा फोर्ट वाला इलाका है वो इनके कैप्चर, वो इनके
अधीन में आ जाता है, सतलज नदी यानी कि अपर वाला जो पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स की एंट्री होगी अभी। अब ये कहाँ चले गए, इन्होंने कहा भैया यहाँ से निकल जाते हैं, तो ये चले गए रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर होते हैं, वहां के राजा माइनर होते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं, तो इनको फिर यहाँ से भागना पड़ जाता है जो रामपुर के राजा होते हैं। लेकिन वो वाली कहानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। और साथ ही साथ में हाँ, अभी इस बार जब यहाँ पर सिखों की एंट्री होती है, करम प्रकाश, जिसको ऐसा बोला गया था कि हमारी हेल्प करना, उसने हेल्प नहीं की। जब यहाँ पर सिखों के साथ ये ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हो गई, ये वाली कहानी होती है, जब महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा सिख गोरखास को हरा दिया जाता है, तो गोरखास ने हेल्प मांगी थी करम प्रकाश से, लेकिन करम प्रकाश ने हेल्प की नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी कंफ्लिक्ट है, कई जगह लिखा गया है कि उसके बाद वो रामगढ़ के किले में भाग गया, और दूसरी बुक्स में लिखा है कि वो मनी माजरा भाग गया। तो जो आपको याद रखना है भैया, वो करम प्रकाश, उसके बाद उसे पता लगा कि हमने तो गोरखास की हेल्प नहीं की, अब गोरखास रिट्रीट हो चुके हैं, अब हमारी बारी आ जाएगी। तो इसके बाद वो यहां से भाग जाता है और मनी माजरा में चले जाता है, वहां पर जाकर के शरण ले लेता है। फिर एंट्री होती है गोरखास की अपर वाले रीजन में, जो बुशहर वाला इलाका है। बुशहर है, अर्की है, अर्की को अपनी कैपिटल बना देते हैं, अर्की इसे अपनी कैपिटल भी बना देते हैं। और अर्की बताइए, अर्की किस शिमला हिल स्टेट के अंदर आती थी? बताओ, मैंने पहले भी बता रखा है, अर्की किसके अधीन आता था उस वक्त? एक छोटी सी रियासत थी, बता पाए तो बता दो। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, शाबाश। ऐसा कुछ पढ़ा था, पढ़ा था, ये बंगाल नामक कुछ पढ़ा था, है ना? बागल, बागल ही था ना, बंगाल तो नहीं, बंगाल था कि बागल था? तो इसकी कैपिटल रही अमर सिंह थापा। पहले वो यहाँ पर बुशहर में चले गए थे, लेकिन बुशहर में वो टेम्परेरी रहे, और टेम्परेरी, और उसके बाद वो अर्की में आ गए थे फिर, है। बागल, रामपुर बुशहर गए अमर सिंह थापा, फिर जाकर के वो अर्की में सेटल हुए, जो इनकी कैपिटल भी बनी। अब इनका कन्फ्लिक्ट यहां से शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स के साथ। अब ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत थी इनसे, तो ब्रिटिशर वाला फेज इनसे किस तरीके से रिलेटेड है आप, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, अपर वाला जो रीजन है, जैसे रावणगढ़ वाला इलाका हो गया, ये रामपुर बुशहर वाला हो गया, अर्की वाला रीजन हो गया, तो ये वाले जो रीजन थे इन्होंने अपने अधीन में कर लिए थे गोरखास ने, और इनके लिए अच्छा खासा रेवेन्यू का सोर्स बन गया था। इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो रामपुर बुशहर वाला है, ये वाला इलाका है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, क्योंकि ये ट्रेड रूट बनाता था, या हम कहें जो सतलुज, सतलुज के किनारे वाला जो रीजन है, वो ट्रेड रूट बना रहा है। उनको लद्दाख के साथ ट्रेड करना था, ब्रिटिशर्स को लद्दाख के साथ ट्रेड करना था। ट्रेड विद, ब्रिटिशर्स को लद्दाख के साथ ट्रेड करना था, लेकिन ये किसके अधीन हो गया है अब, ये गोरखास के अधीन है, गोरखा के अधीन। और ये अच्छा खासा रेवेन्यू का सोर्स बन गया है इनके लिए, अच्छा खासा राजस्व का रेवेन्यू सोर्स बन चुका है गोरखास के लिए, जिससे कि और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। वही तो है ना, जिसके पास पैसा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो रेवेन्यू का सोर्स इनके लिए बना हुआ है, ट्रेड रूट सारा का सारा यहीं से जा रहा है, और इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है, उससे ज्यादा ये और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि वो इनके साथ युद्ध कर दे। इन्होंने कह रखा था, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर ने कह रखा कि भैया तुमको ऊपर वाले जो इलाके में जो करना है वो कर लो,
लेकिन प्लेन वाले इलाके में, जो मैदानी इलाका है, वहां पर तुम्हारी एंट्री नहीं होनी चाहिए बस, बाकी तो ठीक है। तो वैसा ही कहानी यहां पर भी हुई। जो मैदानी इलाका था, मैदानी इलाका जो था, उन्होंने कहा कि यहां पर तुम्हारी एंट्री ना हो, गोरखास की एंट्री यहां पर नहीं होनी चाहिए, हिल स्टेट में जो करना है तुमने वो कर दो। लेकिन बाद बाद में उनको पता चला कि भैया हमको ट्रेड करना है लद्दाख के साथ, और ये ट्रेड रूट इनके अधीन आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और गलती हुई यहां पर। अमर सिंह थापा 4 विलेजेस, प्लेन के मैदानी इलाकों के 4 विलेजेस पर उसने अटैक कर दिया, जो कि उस वक्त सिरमौर और नालागढ़ के अधीन आते थे। तो अमर सिंह थापा ने मैदानी इलाकों के 4 गांवों पर या 4 विलेजेस पर अटैक किया। अटैक ऑन 4 विलेजेस इन द प्लेन्स। तो मैदानी इलाकों के 4 गांवों पर अटैक कर दिया। जैसे कि उसमें था नारायणगढ़ था एक, पालसी था एक, तो ये सारे थे, 4 थे वो। वहां पर जब इसने अटैक किया, और ये जो विलेजेस थे, ये सिरमौर और नालागढ़ के अधीन थे उस वक्त। लेकिन ब्रिटिशर ने कहा कि पत्र लिखा गया, प्रॉपरली पत्र लिखा गया कि आप इस वाले रीजन में अटैक मत कीजिए, लेकिन ये अटैक कर दिया गया। और ये फिर रीजन बन जाता है लड़ाई का इनके बीच में। ये एक रीजन चाहिए था इनको, और रीजन इनको मिल चुका था कि हमको लड़ाई करनी है। अब दिक्कत ये भी थी कि उस वक्त तक गोरखास की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी हिल स्टेट्स में। मगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आए कुछ, ये हिल स्टेट में गोरखास की जो पोजीशन थी वो कैसी स्ट्रांग थी, अब इनके बाद में फिर इनकी किस तरीके से इनके बीच में युद्ध होता है, जो बैटल ऑफ मलावा है उस पर आते हैं अभी। पावर इन द हिल स्टेट्स। तो पहला रीजन आप इसमें क्या दे सकते हैं कि गोरखास की पोजीशन जो थी वो हिल स्टेट में आखिरकार इतनी स्ट्रांग क्यों हुई। तो अपर वाले में इन्होंने क्या कर दिया, जो ट्रेड रूट था उसको कैप्चर कर दिया गया। ट्रेड रूट पर, ट्रेड रूट को इन्होंने अपने अधीन कर दिया, और यहां से इनको रेवेन्यू आ रहा था, अच्छा खासा इनको रेवेन्यू यहां से आ रहा था। तो रेवेन्यू आ रहा है तो इनकी पावर जो थी, वो शक्ति जो थी वो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। बुशहर हो गया, चाहे वो अर्की वाला रीजन हो गया, चाहे वो सिरमौर हो गया, तो ये सारा इनके अधीन हो चुका था। इसके साथ साथ में हिंदूर, जुब्बल, हिंदूर हो गया, जुब्बल हो गया, और एक और था फोर्ट ऑफ नागन। फोर्ट ऑफ नागन जो बनाया था बलसन में, फोर्ट ऑफ नागन इन बलसन। नागन का किला बनाया गया था बलसन में। हिंदी वालों को दिक्कत कोई, हिंदी वालों को बताओ बताओ, जिसका हिंदी मीडियम है वो बता दो अगर कुछ लग रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया फोर्ट ऑफ नागन इन बलसन। इसके अलावा उनके कुछ एक और भी किले थे। उन किलों में जो उन्होंने और किले बनाए थे अपने लिए, अपनी शक्ति को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, उसमें से थे आपके सुबाथु, नाहन, सुबाथु, नाहन में इनके द्वारा किला बना दिया गया था। मलाव फोर्ट, मलाव फोर्ट ये था आपका बिलासपुर और सोलन की बाउंड्री पर, एट द बॉर्डर ऑफ बिलासपुर एंड सोलन का। तो यहां पर लिख देना, सोलन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। मलाव फोर्ट, सुबाथु, नाहन हो गया, और जैतक फोर्ट हो गया सिरमौर में,
जैतक फोर्ट, ये हो गया सिरमौर में। तो मलाव फोर्ट हो गया, जैतक फोर्ट हो गया, सुबाथू हो गया। अंबाला में भी था इनका, बुरिया इन अंबाला। तो इन सभी चीजों से हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि कोई ऐसी बड़ी शक्ति भी हो उससे ये थोड़ा बहुत डील कर सकते थे। हिल स्टेट के साथ तो डील कर ही रहे थे, बाहर वाली शक्तियों के साथ भी डील करने की इनके पास शक्ति थी, कैलिबर था इनके पास में। तो इसी चीज से ही आपको पता लग रहा है किस तरीके से उन्होंने स्ट्रांग होल्ड बनाया था हिल स्टेट्स पर। ये अपर वाले की बात हो रही है, अपर हिल स्टेट्स की बात हो रही है। तो इसको आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। डन। अब इससे पहले मैंने कहा कि ये वाली कहानी थी, इनको रीजन मिल चुका था और ये भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग थे ही। तो इनको हराना उतना आसान नहीं था कि एक बारी में ही इनको हरा दिया गया, ऐसा नहीं था। तो पहली बार में क्या होता है, डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी यहां पर आते हैं और ये हिल स्टेट से हेल्प लेते हैं। इन्होंने हिल स्टेट से कहा, और यहीं से देखिए जो सनद वाला कंसेप्ट है, जो सनद वाला कंसेप्ट है वो यहीं से अब शुरू हो जाता है। तो हिल स्टेट्स, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर वही है, हिल स्टेट्स से इसने हेल्प ली और उन हिल स्टेट्स को कहा गया कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो आपको आपका क्षेत्र वापस दिया जाएगा। पहले उन्होंने शर्तें नहीं रखी कि भैया शर्तें कौन कौन सी होगी, शर्तें तो बाद में रखी। इन्होंने कहा कि जो हेल्प करेगा, जो हेल्प करेगा उसको उसका रीजन वापस मिल जाएगा, उसको अपना क्षेत्र वापस मिल जाएगा। ये लाइन आपने याद इसीलिए रखना क्योंकि नेक्स्ट जो कहानी है, इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो यहीं से रिलेटेड है। जब इसने ऐसा कहा कि भैया नेक्स्ट जो भी हैं, जो इसके जो हमारी हेल्प करेगा इनके खिलाफ में, गोरखास के खिलाफ में, तो उसे अपना जो क्षेत्र है वो वापस दिया जाएगा। और क्या उसमें चीजें होंगी वो बाद में डिस्कस की जाएंगी, अभी नहीं होगा। जो सनद पेश की जाएगी ना आपको, उसके बाद ही देखिएगा सनद जो है, उसके बाद ज्यादातर जो सनद दी गई उसके 1815-16 के बाद ही दी गई है। मैंने कहा था कि सनद एक बार चेक करके आना, तो नेक्स्ट कंसेप्ट ही वही है आपका। और बाद में उनको अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, रेजिडेंट रखना पड़ेगा, वो अलग चीज है, नजराना पेश करना पड़ेगा, रेवेन्यू का कुछ ऐसा चीज है, तो वो बाद वाला कंसेप्ट है, वो यहीं से शुरू होता है अब। तो डेविड ऑक्टरलोनी ने हिल स्टेट से हेल्प ली, उनको कह दिया कि भैया जो हमारी हेल्प करेगा उसको हम अपना जो क्षेत्र है वो वापस मिल जाएगा। अब जाकर के गोरखास को, गोरखास को जो दो फोर्ट थे, एक तो आपका जैथक का किला, जैतक फोर्ट, और मलाव फोर्ट, मलाव का किला, इन दो जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यानी कि जो स्ट्रांग होल्ड था बाकी हिल स्टेट्स में उतना रहा नहीं। डेविड ऑक्टरलोनी ने जब उनकी हेल्प ली, हिल स्टेट्स की हेल्प ली, तो दो जगह पर इनका स्ट्रांग होल्ड रहा। पहला जैतक का किला जो कि नाहन में, और दूसरा ये कहां पर, एट नाहन, और ये हो गया सोलन। जैतक के किले में उस वक्त था रंजौर सिंह, और इधर जो मलाव फोर्ट है वहां पर था उस टाइम अमर सिंह थापा। क्योंकि जैतक जो यहां पर रंजौर सिंह की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही करम प्रकाश वहां से भाग जाता, मैंने कहा था कि करम प्रकाश भाग जाता है जब उसको पता लग जाता है कि रिट्रीट हो चुका है इनका, जो गोरखास हैं जो वापस आ चुके हैं क्योंकि सिखों से हार गए थे तो वापस आ गए, तो रंजौर सिंह को फिर जो सिरमौर वाला क्षेत्र है वो दे दिया गया था कि भैया आप डील करो अब। तो रंजौर सिंह कहां थे, जैतक फोर्ट में, और मलाव फोर्ट में जो सोलन में है वहां पर थे अमर सिंह थापा। तो इन दोनों को यहां
तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भैया आप इस क्षेत्र में रहो, और बाकी वाला जो क्षेत्र है वो तो लगभग छुड़ा ही दिया था। अब इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम होता है जनरल मार्तंडाले। जनरल, स्पेलिंग क्या है इसकी, MAR, मार्टिनडेल, ये आते हैं स्टोरी में। सोचे भैया हम भी अटैक कर देते हैं, तो इन्होंने नाहन को कैप्चर कर दिया गया। नाहन को जनरल मार्टिनडेल, सॉरी, 1814, लगभग नवंबर 1814 में उन्होंने नाहन को अपने अधीन में कर लिया, और नाहन में ही तो आपका फोर्ट था, जैथक का जो किला था वो नाहन में ही था। लेकिन यहां पर इनको हार मिल जाती है, यहां पर जनरल मार्टिनडेल हार जाते हैं, डिफीटेड बाई गोरखास, और इनके लगभग 300 सिपाहियों की डेथ हो जाती है। 300 सिपाही अंग्रेजों के मारे गए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब होती है इसके बाद बैटल ऑफ मलाऊ, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था अब इससे डील करेंगे अभी। अब होती है यहां पर बैटल ऑफ मलाऊ। ये होती है 15 मई 1815 में, 15 मई 1815 में बैटल ऑफ मलाऊ। ब्रिटिशर्स में डेविड ऑक्टरलोनी किस किस के बीच में होती है, अगली साइड, चलो इसी साइड लिख देता हूं। ब्रिटिशर्स में जनरल ऑक्टरलोनी और दूसरे होते हैं एक जनरल गिलिप्सी, GI, मेजर जनरल रोलो। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए याद रखना है। आई थिंक 9th में पूछा गया, किसी में तो पूछा गया है। GILLESPIE, गिलिप्सी। तो मेजर जनरल रोलो गिलिप्सी और और जनरल ऑक्टरलोनी, ये दोनों एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ हो गए आपके गोरखास। और ये हो गई आपकी बैटल ऑफ मलाऊ, जिसमें कि गोरखास अब हार जाते हैं। गोरखास हार जाते हैं, और यहां पर जिनके द्वारा हेल्प की गई, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि एकदम से ही हार गई है, डिफीट हुई, उसके बाद यहां पर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सगौली। लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि जब ये हराने का प्रोसेस चलता है इनको, ये बैटल ऑफ मलाऊ वाला जो प्रोसेस है, इसमें जुब्बल के डांगी वजीर है, जुब्बल के डांगी वजीर हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं गोरखास को हराने में। और यहीं के एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रीमो, PRIMO, प्रीमो। इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की गोरखास को हराने में। रावनगढ़ को कैप्चर कर दिया गया। जो ये प्रोसेस है, लड़ाई का जो प्रोसेस है, उस लड़ाई में रावनगढ़ को कैप्चर कर दिया गया, जो गोरखास के अधीन था। ये आपने लिखना है, जब लड़ाई से पहले लिख दीजिएगा, रावनगढ़ वॉज अंडर गोरखास। और जो हाटू रेंज है, हाटू रेंज वॉज कैप्चर्ड, और ये भी इनके अधीन ही था, गोरखास के अधीन था ये भी। जो हाटू रेंज है, नारकंडा वाला जो आपको मिलती है ना, हाटू पीक, वॉज कैप्चर्ड। नालागढ़ और तारागढ़ फोर्ट, उनको भी कैप्चर कर दिया गया।
नालागढ़ के उस वक्त के राजा थे रामशरण, हेल्प ब्रिटिशर्स। और ये बाकी जो चीजें हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, उसमें भी लिखा हुआ है। जो पीडीएफ आपको मिलती है ना, वहां पर भी लिखा गया है, तो उस वो नोट्स आप वहां से भी बना सकते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हरा दिया गया। अब बारी आती है ट्रीटी ऑफ सगौली की। सगौली की संधि। इतना बता दो पहले, क्लियर हो गया जो भी ये करवाया? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत कहीं पर? नहीं? कोई भी ऐसा लगा हो आपको जो समझ में ना आया हो? चलो ठीक है, अब आते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली में। क्योंकि गोरखास तो हरा ही दिए हैं, अब जब गोरखास को हरा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, बैटल कोई होता है, युद्ध कोई होता है, तो उसके बाद ट्रीटी तो होती ही है। तो 2 दिसंबर 1815, मई में थे ना यहाँ पर, मई, तो नवंबर तक आते आते ये ट्रीटी, दिसंबर आते आते ये ट्रीटी होती है। साइन कब किया गया? 2 दिसंबर 1815, 1815 में। लेकिन रेटिफाई कब किया गया? रेटिफाई होता है कि जब इसको स्वीकार किया जाए, पूर्णतः स्वीकार किया जाए, तो 4 मार्च 1816 में। दोनों डेट आपने याद रखना है, साइन कब की गई और उसको, उस ट्रीटी को रेटिफाई कब किया गया। तो ये दो चीजें हैं। अब किस किस के बीच में हुई? ब्रिटिशर्स और गोरखास के बीच में। और यहां पर ब्रिटिशर्स में कौन था जिसने साइन किया? ब्रिटिशर्स में साइन करने वाला था लेफ्टिनेंट ब्रैडशो, ब्रैडशो या लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशो। तो ये थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। और गोरखास की तरफ से, गोरखास की तरफ से थे राजा गुरु गजराज मिश्रा, गजराज मिश्रा लिख दो। और गोरखास की तरफ से जिसने साइन किया, गजराज मिश्रा, जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया था। ठीक है, राजगुरु, राजा गुरु है राजगुरु गजराज मिश्रा। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी को साइन किया जाता है। अब इस ट्रीटी में क्या क्या चीजें थी? पहली चीज तो ये थी कि जितना भी एम्पायर था यहाँ पर, किंगडम जो भी था इनका, वो खत्म हो गया, जितना भी एम्पायर था। तो गोरखास का जो एम्पायर था, हिल स्टेट, खत्म हो गया। जो भी इन्होंने यहाँ पर अपना एम्पायर बनाया था, तो हिल स्टेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो वो लगभग खत्म ही हो चुका था। इन दोनों के बीच में ट्रीटी और गोरखा एम्पायर यहाँ पर खत्म। दूसरा ये था कि ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में भी था इनका, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में। तो ये तो हो गया वेस्टर्न साइड वाला, जो हिमाचल हिल्स वाला, वो भी कैप्चर कर दिया गया। लेकिन जो सिक्किम वाला रीजन था, वो भी इसमें इंक्लूडेड था कि भैया सिक्किम वाला जो रीजन है वो भी कैप्चर किया जाए। यानी कि वो भी इन्होंने अपने अधीन में ला दिया। और इसी एक ट्रीटी का ही हिस्सा था कि जो सिक्किम के राजा होंगे, आपको लिखना है, सिक्किम के जो राजा होंगे उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये भी उस ट्रीटी का ही एक हिस्सा था।
सगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सगौली। हिंदी में वहां पर भी लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक में लिख रहा हूं, तो कृपा करके देख लीजिएगा। आपने वो डेट लिख दी यहाँ पर, लॉस ऑफ देयर किंगडम, टू ब्रिटिशर्स, टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो तराई रीजन है, तराई रीजन जो कि इनके अधीन था, जो कुछ क्षेत्र इनके अधीन था, तराई रीजन, ये भी दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे इसके बदले में, क्योंकि आपको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप 2 लाख रुपए दे दो फिर। और इनकी जो आर्मी थी, इनको रिड्यूस कर दिया गया, या फिर दूसरा ये भी कर दिया गया कि नेपाल जो है किसी अन्य यूरोपियंस को, जैसे कि पहले की कंडीशन थी आपका सब्सिडी अलायंस में भी था, कि कोई भी राजा जिसके साथ ये संधि साइन की जाएगी तो वो उस क्षेत्र का, अपने क्षेत्र में किसी अन्य यूरोपियंस को नहीं लाएगा, अपॉइंट नहीं करेगा। तो वैसी कंडीशन इसके साथ भी थी कि कांट अपॉइंट एनी यूरोपियन, तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते, ये शक्ति उनके पास थी नहीं। और इनको जो क्षेत्र दे दिया गया वो था वेस्ट ऑफ काली रिवर, वेस्ट ऑफ काली रिवर रीजन, वेस्ट ऑफ काली रिवर, ये दिया गया टू गोरखास। ये वाला क्षेत्र आपके लिए है, बाकी वाला क्षेत्र तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और सिक्किम के राजा जो हैं उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, सिक्किम के राजा को परेशान ना करें। इसी ट्रीटी के बाद ही, इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश आर्मी में गोरखा सोल्जर की, क्योंकि जब उन्होंने उस ब्रेवरी को देखा, उस बहादुरी को देखा कि भैया यहाँ, अरे ये तो बड़े खतरनाक इंसान हैं, इनकी जो आर्मी में जो लोग हैं वो बहुत भयानक है, किसी को भी हराने में अपनी क्षमता रख देते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना गोरखास को अपॉइंट किया जाए ब्रिटिश आर्मी में, तो एक गोरखा बटालियन बनाएगी, उसी को आप कहते हैं फिर नसीरी बटालियन। तो गोरखास को अपॉइंट किया गया अब मिलिट्री में, ब्रिटिश मिलिट्री में। और उसको नाम दे दिया गया गोरखा बटालियन, गोरखा बटालियन, और कहते हैं हम इसको नसीरी बटालियन। ठीक है, यहाँ क्या डबल टी, नसीरी बटालियन, गोरखा बटालियन, अब वो इसमें भी शामिल होने लग गए। इसके साथ में ही हाँ इतना ही है काफी, इसमें सिक्किम वाला भी हो गया, ये भी हो गया। तो इतना, अगर आप क्वेश्चन आएगा भी तो आई थिंक 30 या 60 वर्ड्स का आएगा, तो इसको ही आप थोड़ा सा ब्रीफली लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, किसी का क्वेश्चन भी था कल परसों, हम मानसी कह रहे थे कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है ना, यही था ना क्वेश्चन आपका। इंट्रोडक्शन किसी चीज का कैसे करना है, कि कुछ और था, मुझे याद नहीं प्रॉपरली, लेकिन फिर भी बता देना है आपने। देखो, सबसे सिंपल जो मेथड है, कहीं पर भी आप किसी चीज में भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो पहले देख लो कि वो टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सगौली आया है, तो ट्रीटी ऑफ सगौली किसके बीच में हुई ये आपको लिखना है पहले शुरुआत में। शुरुआती में ही सीधे ये नहीं चले जाना है कि लास्ट में क्या हुआ था। जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपको मैं पूछूं कि आपका नाम क्या, आप अपने बारे में बता दो। वजीरी वाले का बिगनिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? कौन से वजीरी वाले का? हम्म
बताइए जरा। अच्छा, कुल्लू की देखो, वहां पर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखा है ना, लिखा है कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 7 वजीरीज ऑफ कुल्लू, ऐसा था कोई क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली लिखना है वो कि कुल्लू रीजन जो था उसको डिवाइड किया गया, तो कुल्लू रीजन वाज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर 7 वजीरीज, और उसके नीचे आपने वो 7 लिख दिया और लिख दिया कि कौन कौन से रीजन में थे ये। वहां पर लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, वहां पर लिखना है, ऐसे में लिखना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 30 या 60 वर्ड्स का आ गया तो वहां पर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाएगा। अब मान लो 120 वर्ड्स का है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं भैया, हाँ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, जगह है आपके पास। या हो सकती है पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि 120 वर्ड का कोई क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑफ कुछ भी दे दिया आपको, कि दो कुछ दे दिए उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो आपने अगर लाइन खींच के भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट उसमें होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें इंट्रोडक्शन होने की संभावना है, ठीक है। उससे आगे जो आएंगे उसमें तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा। 300 वर्ड्स का आ रहा है तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा। इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बॉडी पार्ट लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा। वो उस चीज की नेसेसिटी बन जाती है। नेसेसिटी कई बार बनती है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश कीजिए कि वहां पर आप एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लिखें। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में निखार आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जो आपको सिर्फ 2 मिनट में बताना है, या आप ऐसा बता दीजिए अपने बारे में आपको 30 वर्ड्स में बताना है, तो 30 वर्ड्स में आप क्या ही बताएंगे अपने बारे में। अपने बारे में बता दें कोई, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ाई की थी, और ग्रेजुएशन उस टाइम हुई थी, इस स्कूल कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की थी, अभी हम ये कर रहे हैं। तो इतने वर्ड्स में ही आपका हो गया, 30 वर्ड्स में हो गया ना। लेकिन जब आपको थोड़ा सा 60 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी प्राइमरी कहाँ से हुई थी, और उसके बाद आपने क्या किया। प्राइमरी हुई थी, उसके बाद आपका फिर हायर एजुकेशन हुई, यानी कि आप उसमें सेकेंडरी में चले गए। फिर आपने 12th कहाँ से की, कॉलेजेस कहाँ से किया, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट रखे थे। तो ये तो हो गया 60 वर्ड्स में। और अभी क्या कर रहे हैं, अब आपको 300 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, कहीं जीवन में आपको कठिनाई हुई थी तो आपने उसको किस तरीके से डील किया था, कोई ऐसी मेजर घटना जो कि दूसरे वाले को लगे कि नहीं, ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उस घटना में क्या हुआ। तो जब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आपको किसने पढ़ाया था और क्यों आपको वो अच्छा लगा था, आपका कोई फेवरेट चीज है, आपकी कोई हॉबी है, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा 300 वर्ड्स में। तो वो एक मैं ऐसे ही वे में बता रहा हूं कि भैया आपको 300 वर्ड्स में क्या लिखना है और 30 वर्ड्स में क्या लिखना है। तो वो तो आपको लिखने के बाद ही होगा फिर जब आप लिख रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन इस तरीके से दीजिएगा जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो पहले आप अपना नाम ही बताएंगे ना। किसी क्वेश्चन के बारे में लिख रहे हैं, ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में लिख रहे हैं, तो ट्रीटी ऑफ सगौली पहले तो ये लिखेंगे किसके बीच में हुई थी वो, है ना। ट्रीटी ऑफ सगौली 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है। अब 30 वर्ड्स में आप क्या ही लिख देंगे, भैया किसके बीच में हुई थी, साइन किसके बीच में हुई थी, है ना। और मेजर जो चीजें थी वो क्या थी, जैसे आपका जो एम्पायर था, उनका लॉस ऑफ देयर किंगडम, ये हो गया था। अब उनको कौन सा रीजन दिया गया था, और और क्या था जो मेजर चीज है इसमें, तराई रीजन के बदले उनको 2 लाख रुपए दे दिए गए, और वो कोई यूरोपियन अपॉइंट नहीं कर सकते थे। तो ये तो होगी इसकी मेजर चीजें, भैया आपने मेजर चीजें लिख दी, जो इसमें से जो आपको याद आ रहा है। स्टार्टिंग किससे होगी, किसके बीच में हुई थी ये, 30 वर्ड्स के लिए या 60 वर्ड्स के लिए। अब इसको इसको ही आपको मान लीजिए ये आ गया 300 वर्ड्स के लिए। अब 300 वर्ड्स के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा अच्छा खासा, क्योंकि 30 वर्ड्स के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं। अब ट्रिटी ऑफ सगौली का आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि ट्रिटी ऑफ सगौली के रीजन क्या थे, क्यों ये ट्रिटी ऑफ सगौली हुई थी आखिरकार, इसके पीछे क्या रीजन थे, जब ब्रिटिशर्स ने अटैक करना शुरू किया था, अटैक में किसने सहायता की थी, उसके बाद ट्रिटी ऑफ सगौली में क्या हुआ, थोड़ा बहुत वो इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। फिर आप ट्रिटी ऑफ सगौली में इन डिटेल बताएंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके। ट्रिटी ऑफ सगौली को समझ गए थोड़ा बहुत। हम्म
नहीं, पहले नहीं पढ़ा। चलो, अब ये जैसे गोरखा पावर यहां पर खत्म हुई, जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है, कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हुए। तो परिणाम क्या हुए, गोरखास के यहां पर परिमाण, परिणाम, परिमाण लिख दिया, परिमाण, उससे अच्छा तो कंसिक्वेंसेस ही था, कंसिक्वेंसेस ऑफ गोरखा अटैक, अटैक ऑफ गोरखास, जो आपने लिखना है। हाँ, यही परिणाम, द कंसिक्वेंसेस ऑफ गोरखा अटैक। जब गोरखा अटैक यहां पर हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, जो सिरमौर वाला रीजन था वो इनके अधीन आ गया। पहली चीज तो यही होगी ना, ये भी नहीं लिखना है। तो जो जब ये एंट्री हुई, मेजर चेंज क्या हुआ इनके आने से, जो संसार चंद की सुप्रीमेसी थी यहां पर, जो संसार चंद ने अपना एम्पायर खड़ा किया था, उसका एंड हो गया, एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ, प्रभुत्व ऑफ संसार चंद। तो इसका एंड हो गया, यहां पर एक नई शक्ति का उदय हो गया हिल स्टेट्स में। हिल स्टेट में एक नई शक्ति का उदय हो जाता है, और साथ ही साथ में, इसी के साथ में, संसार चंद के साथ में जब इनकी एंट्री होती है तो यहां पर एक और चीज भी एंट्री हो जाती है, सिख पावर की भी एंट्री हो जाती है। तो एंट्री ऑफ सिख रूलर्स इन हिमाचल प्रदेश या फिर हिमाचल हिल्स। इसी में ही आप जो पहले वाला रीजन है उसको आप कैप्चर कर सकते, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो मैंने कहा था कि जो फोर्ट बनाया ना, जो किले बनाए थे उन्होंने द्वारा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो किले बनाए गए होंगे उसमें जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो भी इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा। तो वो भी आप मेन चीज आप यहाँ लिख सकते हैं, जो फोर्ट पहले मैंने आपको लिखवाए हैं वही चीज आपने यहाँ पर लिख देना। फिर इनके द्वारा जो ट्रेड रूट कैप्चर किया गया और उससे वही इनकम आने लगी, रेवेन्यू आने लगा, उससे और ज्यादा शक्तिशाली ये हो गए। एक पॉइंट और हो गया, उसके बाद जब इनको हरा दिया गया, जब इनको हरा दिया गया बाद में जाकर के, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगौली होती है ना। जब ट्रीटी ऑफ सगौली हुई उसके बाद हिल स्टेट्स को, इस ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद हिल स्टेट्स को सनद प्रदान की गई, सनद टू शिमला हिल स्टेट्स, क्योंकि इनके द्वारा ही हेल्प की गई थी मेजरली। अब इस वाले पोर्शन को वैसे तो आपकी पीडीएफ में इंक्लूड है, लास्ट में मैंने इंक्लूड किया है कि किस किस को वो सनद प्रदान की गई थी, तो वहां से आप लिख सकते हैं सनद किसके लिए दी गई, शिमला हिल स्टेट वाले रीजन को, और वो कंडीशनल बेसिस पर था। सनद में क्या गया, एक छोटा सा रीजन दे दिया गया, उनको कह दिया कि भैया हम आपको सनद दे रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, हमें बेकार देनी पड़ेगी। हम कहीं घूमने चले गए, घूमने आए आपके शहर में आए, आपको बेकार देनी पड़ेगी, हमारा सामान कौन उठाएगा। अब हिल स्टेट में इतने रास्ते तो है नहीं, सामान तो उठाना ही पड़ेगा। अब उस सामान को उठाने के लिए बेगार, बेगारी जिनको कहा जाता था, तो बेगार पता, इनको कह दिया कि भैया आपको नजराना पेश करना पड़ेगा, नजराना देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे हमको अगर आपको राजा बने रहना है तो, और जो भी आपके नेक्स्ट राजा बनेंगे उसके बैठने पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा पैसा। और मान लीजिए आगे कोई वंश नहीं होता है तो उसका डिसीजन भी हम ही लेंगे, और कोई नहीं लेगा, हम उसका डिसीजन लेंगे। तो ये सब चीजें दूसरे और कि अपने रीजन में आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो हो सकता है रोड्स के हो सकता है, रेवेन्यू के लिए हो सकता है, तो वो रिफॉर्म आपको अपने क्षेत्र में लाने पड़ेंगे। तो ये तो बाद वाली कहानी थी कि जो कंसिक्वेंसेज ऑफ गोरखा अटैक ही तो हुई है ना, इसी के अटैक के ये परिणाम हुई है। तो इन परिणामों के बाद
शिमला हिल स्टेट्स की जो राजा थे उनको सनद प्रदान की गई, और वो सनद क्या थी, वो कंडीशनल बेसिस पर था। और सनद इसका नेक्स्ट चैप्टर है, मेंस का ही नेक्स्ट चैप्टर है, जहां पर हम सनद के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको और भी फोर्ट लिखने हैं तो उनको लिख देना, लिखो जरा। धार माउंटेन फोर्ट है सोलन में, धार माउंटेन फोर्ट, धार माउंटेन फोर्ट, ये है आपका सोलन में जो बनाया गया था। मलाव कैसल है, अमर सिंह थापा के द्वारा बनाया गया, नियर नालागढ़, सोलन। सुबाथू पहले आपने लिख दिया है। हाँ, एक और कंसिक्वेंस क्या है, जहां पर गोरखास को, गोरखा की एंट्री कहां पर होती है, ब्रिटिश मिलिट्री में, तो वो भी इसका कंसिक्वेंस हो गया। तो ये आपका अच्छा खासा आंसर बन गया अब, जहां पर आप इतने शब्द इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जहां पर मेंस में लिखने के लिए आपको शब्द ना मिले तो काफी है इतना, जहां पर आपको क्वेश्चन आएगा 30 या 60 वर्ड्स में ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द गोरखा अटैक। तो शिमला हिल स्टेट्स पर या किस तरीके से हिमाचल हिल स्टेट पर जब गोरखास का यहाँ पर अटैक हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए, उसके बाद क्या परिणाम हुए। आप देखते हैं कि संचालन का डिक्लाइन हुआ, और जब संसाधन को यहाँ पर हराया जाता ना, एक चीज और यहाँ पर ऐड करना, हरा दिया गया था इसको 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया। उसके बाद लगभग 3-4 साल तक वहीं रहते हैं वो, कांगड़ा फोर्ट का बाहर से घेर रखते हैं उसको। तो उस वक्त इन्होंने लगभग 3 से 4 सालों तक, बस तो मेजरली 4 साल ही है, तो लगभग 4 सालों तक गोरखास के द्वारा कांगड़ा वाले रीजन को लूटा गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई, जो उगाया गया था खेतों में वो खत्म हो गया, वीरान खेत हो गए थे। जब गोरखास का अटैक हुआ तो इन 4 सालों में ये सब चीजें कांगड़ा में हुई थी। इंपॉर्टेंट लिख देना, ये भी इसी का ही कॉन्सिक्वेंस था, गोरखा अटैक का ही। ठीक है, अब वो पीडीएफ कहां पर है, पीडीएफ इंपोर्ट नहीं की है तो कुछ क्वेश्चंस है उसमें, चलो जरा भेजने दो मुझे। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं जरा। Why can't we see the classes in app? थोड़ी सी फाइल बड़ी है, आई थिंक इसमें ज्यादा पेजेस हैं कल के इसमें। हमको थोड़ी सी अब स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि काफी हो गया है ना, काफी स्लो हम चल दिए हैं 10 क्लासेस में। इनफ है कि जो हम स्पीड से चले थे, अब थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। ठीक है ना, इतना फास्ट तो काफी होगा, अभी तो हमने 2 घंटे की तो क्लास ही नहीं लगाई अभी तक, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और हम अभी तक पहले ही चैप्टर में हैं, ये समझो। ठीक है, क्लियर है ना, फास्ट जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ना, बोलते ही नहीं है कुछ। ठीक है, इसमें ही खुल गया ये, चलो जो भी है। इस पीडीएफ को तो आपने अब जा करके वहीं से देख लेना है। इसकी जरूरत है इस पीडीएफ की, सेव करके रखूं या नहीं है जरूरत? अगर जरूरत है तो हाथ खड़े कर लो, किसी को जरूरत है तो हाथ खड़े कर लो, नहीं तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं फिर। नहीं है जरूरत तो फिर
दूसरी फाइल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ये तो आप क्लासेस से भी लिख सकते हैं, है ना, क्लासेस से भी लिख देना इसको अगर ऐसा कुछ हो तो। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहीं से। जो नेपाल वाला पोर्शन था वो ये ग्रेटर नेपाल बना, ट्रीटी ऑफ सकौली जो 1815-16 में हुई, ग्रेट इंडियन म्यूटेनी ये हो गया, गोरखा नेटिव आर्मी, ग्रेटर नेपाल ये वाला रीजन भी इनके अधीन था, ये सिक्किम वाला रीजन भी देखो ये भी इनके अधीन ही हो गया था। ये बाद में जाकर के फिर ब्रिटिश के अधीन हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश के लिखा हुआ देखो, ब्रिटिश के अधीन बाद में जाता है, पृथ्वी नारायण शाह के अधीन ये वाला रीजन हो जाता है। और गोरखा विभाजन कर्म प्रकाश से शुरू होता है और उसके बाद सेम ईयर कर्म प्रकाश ये कालसी चल जाते हैं, नाहन मैंने कहा था वहां पर रतन प्रकाश इनको राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। गोरखा आर्मी संसाचन वाली ये कहानी है। एंड देन ये अमर सिंह थापा वाली कहानी हो गई जब यहाँ पर एंट्री होती है। अंग्रेजों ने 1 नवंबर 1814 को गोरखा सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। तो ये आपने ऐड करना है बाद में, जो चीजें छूट गई है ना, तो आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो जो पोर्शन छूट गया होगा उसको आपने लिख देना है, या बाद में फिर ट्रीटी ऑफ सगौली हो जाती है जिसमें ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है मैंने। हाँ, ये चीजें आपने ऐड करनी है, जैसे सिरमौर, बिलासपुर, हिंडूर, जुब्बल, बघाट, केउंथल, कोटखाई, बागल एंड बुशहर, द चीफ ऑफ दीज स्टेट्स वर ग्रांटेड सनद, इनको सनद दी गई थी बाद में जाकर के फिर, विच दस केम अंडर द ब्रिटिश ओवरलॉर्डशिप बिटवीन 1815 से लेकर 1819 तक, क्योंकि इसके बाद वाला फेज जो आता है फिर ब्रिटिश के अधीन आता है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नायब तहसीलदार 2011 में, which was very easy question. So Rasan Sachin had to seek outside help to drive out Gorkhas from Kangra. This crucial help was provided by Maharaja Ranjit Singh, which is very easy. Which treaty signaled the departure of the Gorkhas and the arrival of British on the political canvas of the Shimla Hill States? वेरी इजी क्वेश्चन कि भैया किस संधि ने शिमला पहाड़ी राज्यों में के राजनीतिक प्रदेशों पर गोरखाओं के प्रस्थान और अंग्रेजों के आगमन का संकेत दिया था। तो इसी वक्त ये भी पूछा गया है, नायब तहसीलदार 2012 में पूछा गया। हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखा लिखा हुआ है, गोरखास इन द चौपाल, जुब्बल एंड रावनगढ़ एरिया, बताओ जरा। डेविड ऑक्टरलॉनी, जेम्स वेली फ्रीजर, मार्टिन डाल और गिलिप्सी। चौपाल, जुब्बल एंड रावनगढ़ एरियाज, ये पूछा गया नायब तहसीलदार 2014 में। तो यहां पर मेजर गिलिप्सी और मेजर जेम्स वेली फ्रीजर लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखास इन चौपाल, जुब्बल एंड रावनगढ़ एरिया, लेकिन यहां पर दोनों ही दिए गए हैं। तो गिलिप्सी भी थे उसमें। मार्टिन डेल तो आपके वहां से रिलेटेड थे ना, नाहन वाला जो रीजन कैप्चर किया था, है ना। तो इसमें आएगा पहला गिलिप्सी और जेम्स वेली फ्रीजर, यहाँ पर दो है तो दोनों आने थे इसमें। तो ये आपको यहाँ से और एक चीज ऐड होगी जहां पर आपको लिखना है, जहां पर भी आपने अपने नोट्स में लिखा है। फिर नायब तहसीलदार 2018 में क्वेश्चन आया, वेयर वाज द डिसिसिव बैटल फॉट बिटवीन द गोरखास एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, कहां पर लड़ी गई थी। फिर थोड़ा सा मुश्किल आ गया लेकिन फिर भी बता दो। जैतक, हरिपुर धार, सेन धार और धारती धार। ए, तो जैतक का किला कहां पर था, जैतक का किला किधर था। After the Gorkhas suffered defeat by the British at various places, the final battle was fought in the foothills of the Shimla at a place called Malaw. ठीक है। The Gorkha army couldn't stand in front of the British cannons and guns, and one of the very serious Gorkha general, Bhakti Thapa, suffered a bullet injury and died. Now the rest of the army dispatched and the battle was over. लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका जैतक, क्योंकि बाकी वाला जो हरिपुर धार है, सेन धार है, धारती धार है, ये वाली तो कहानी ही नहीं है। जो लड़ी गई थी बैटल वो यहाँ पर जैतक के किले में लड़ी गई थी, क्योंकि वही तो उनके अधीन में था, तो वहां पर बैटल लड़ी गई थी।
तो इनके बीच में यहाँ पर जैतक के किले के आसपास जो बैटल है वो लड़ी गई थी। उसके बाद बैटल ऑफ मलाव होती है ना, जो हमने देखा था अभी बैटल ऑफ मलाव, तो वो बाद में हुई जैतक के किले। अगर आपको मार्टिनडेल को भेजा गया था ना वहां पर कैप्चर करने के लिए, जहां पर 300 सैनिकों की भी मौत हो जाती है। Which of the following battle was fought on 28th January 1846 between the British led by Sir Henry Smith and the Sikh led रणजोत सिंह मजीठिया? रणजीत सिंह मजीठिया ऐसा होना था शायद। 2012 में पूछा गया है। बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ सबराव, बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ सगौली। बी बैटल ऑफ सबराव। क्या हमने इसके बारे में कुछ देखा था अभी तक? तो ये तो कहां से हो गए? बैटल ऑफ अलीवाल, ये तो सिखों का क्वेश्चन आ गया पिछले कल का। पिछले कल हम आई थिंक ये वाली बैटल्स का कुछ ना कुछ जिक्र किया था, हमने किया था, कुछ आया था वहां पर। The Battle of Aliwal was fought on January 28, 1846 between British and Sikh forces in northern India. The British were led by Sir Henry Smith and the Sikh by Ranjot Singh Majithia. The battle was one of the four major battles during the First Anglo-Sikh War. हमने इन चारों बैटल के बारे में पिछले कल ही देखा था। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बैटल हुई थी। तो हाँ देखो ये बैटल हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है HPAS 2012, और अब जाकर के आपको आगे भी याद रखना है ये। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ गोरखा कनकेस्ट ऑफ अर्की? इसके लेखक कौन है? डी। कई जगह आप मैंने देखा था वहां पर वाईएस परमार भी है। HP जनरल स्टडी की साइट पर वाईएस परमार है, साइट पर, यहाँ फेसबुक पर भी देखा था मैंने कहीं पर, लेकिन इसका जो आंसर है वो है US परमार। US परमार भी नहीं है, उधव सिंह कुमार, उधव सिंह कुमार है, परमार नहीं है ना। अलग अलग जगह दिया गया है, लेकिन जो है वो है उधव सिंह कुमार। इसको देखिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, तो यही आ रहा नाम, अलग अलग जगह पर नाम ये आ रहा है, लेकिन जो वेबसाइट है कई जगह पर जो जीके की है, हिमाचल जीके की साइट से, वहां पर परमार लिखा गया है। अगर आप दूसरी जगह सर्च करेंगे तो आपको उधम सिंह कुमार दिखेगा। Near which fort a battle was fought in May 1815 between the British and the Gorkhas in which Bhakti Thapa was killed? मलाव, कमलाहा, कोटला और लोहगढ़, जिसमें भक्ति थापा की मृत्यु हो जाती है। तो मलाव फोर्ट में यहां पर इसकी डेथ हो जाती है। जब बैटल ऑफ मलाव होती है तो उसको याद रखना, वहां पर ऐड कर दो। अलाइ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मलाव का किला, 500 सैनिक तैनात नहीं किए जा सकते क्योंकि युद्ध स्थल के चारों ओर चट्टाने थी, इसलिए 16 अप्रैल 1815 की सुबह 73 वर्षीय भक्ति थापा की कमान के तहत नेपालियों ने मलौन किले से 300 गज पूर्व में ब्रिटिश सैनिकों की तोप स्थिति पर हमला किया, लेकिन उसमें बाद जाकर इनकी डेथ हो जाती है, भक्ति थापा की। अब इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके रखना है। 58 है, हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805? तो ये पूछा गया था सेक्शन असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर। तो इसमें से इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। आंसर इज अमर सिंह थापा। 59th कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, तो गोरखास तक हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, हमारे मेंस के क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सनद पर, जो कवर करेंगे हम कल। ठीक है, और ऐसे जा करके जितने अभी हैं वैसे ही आप क्लासेस में होने चाहिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मजा आए पढ़ाने में। ठीक है ना। जितना आप चालू काम करेंगे उतना हम भी चालू काम करेंगे फिर। ठीक है, जितना आप सीरियसली काम करेंगे उतना हम भी सीरियसली काम करेंगे, फिर हमको मजा आ जाएगा। हैं बहुत सारे हैं चालू, इन द सेंस कि भैया क्या ही करेंगे, पढ़ करके भी क्या ही करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, पूछेंगे तो नहीं। देखो किसी दिन हम डायरेक्टली फोन करके ही पूछ लेंगे। ठीक है,
फ़ोन ही करे, फ़ोन आएगा आपको, आपने बताना है कि भैया क्या-क्या हुआ था। तो वैसे करके भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अगली बार आपको रिज़ल्ट देना है। पहले हम सोच रहे थे कि अब सब इंस्पेक्टर बैच से रिज़ल्ट देंगे। अब सब इंस्पेक्टर का तो पेपर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ से आशा थोड़ी-सी निराशा की ओर बदल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपके ऊपर ही है अब, रिज़ल्ट आप लोगों को ही देना है। जो यहाँ पर हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस बाद में देखेंगे, रिज़ल्ट उन्हीं को देना है अगली बार। सारे मुझे मेंस में दिखने चाहिए। किसी को भी दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है नहीं हो रहा है, कहीं पर भी आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, समय रहते बताना है, शर्माना किसी से नहीं है। नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने तक उसको सीमित रखेंगे, तो फिर वो बहुत बड़ी गड़बड़ आपके लिए ही सिद्ध होगी। डन? यही सब चीज़ें हैं, बाकी अपने टाइम का यूज़ करो, जितना यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट किसी के? कुछ भी डाउट है? और अपना समय बर्बाद नहीं करना। यहाँ पर भी तो नहीं है बिग बॉस देखने वाले? है कोई? 1-2 तो ज़रूर होगा, कोई ना कोई तो होगा, है ना? नहीं है? वर्ल्ड कप देखने वाले, हाँ, उसको भी देखो, लेकिन उसको भी लिमिट में देखना है, ज़्यादा भी नहीं देखना है ना? योग्यता है, योग्यता समय रहते छोड़ दो, है ना? हाइलाइट, चलो हाइलाइट तो देख सकते हैं, मैच का तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बिग बॉस देख रहे हैं योग्यता, तो बहुत बुरी बात है। इससे क्या हो जाएगा, आपको दिमाग वॉश आउट हो जाएगा, दिमाग में वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो चलनी चाहिए थी। जो आपको पढ़ना था, वो आप पढ़ नहीं पाएँगे, और वो चीज़ें दिमाग में नहीं चलेंगी, वही झगड़े ही स दिमाग में चलेंगे। बिग बॉस में होता ही क्या है? झगड़े ही तो होते हैं। पहले क्या होगा? उन व्यक्तियों को चुना जाएगा, जिन व्यक्तियों को आप देखते हैं। जिन व्यक्तियों को आप अभी से पहले देख रहे थे, उन व्यक्तियों को चुना जाएगा कि भैया अब तुम एक घर में जाओ सारे के सारे, वहाँ पर लड़ाई करो और तुम्हारी लड़ाई को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जो लोग हैं, जिनको ज़िंदगी में कुछ काम नहीं है, वो इसको देखेंगे, उस लड़ाई का मज़ा लेंगे। और उस लड़ाई का जब मजा लेंगे, उनको और ज्यादा एंगेज करने के लिए कहा जाएगा कि तुम वोट करो, और तुम्हारे वोट से ये बच जाएगा। हालांकि होगा कुछ नहीं, वो उनका पहले से तय होगा कि जीतेगा कौन, लेकिन आपका वोट मायने क्यों रख रहा है? क्योंकि आपको देख रहे हैं। तो उसको मत देखो, उसको देखने से कुछ मिलेगा नहीं। हमेशा वो क्या होगा, फिर आपकी प्रोफाइल में चलता रहेगा वो, क्योंकि ये एक, क्या क्या कहते हैं उसको, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है अभी याद, कोडिंग्स के तहत या ऐसा कुछ। तो वो आपके, चाहे आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, चाहे आप फेसबुक खोलेंगे, तो हमेशा वो आपकी कहीं ना कहीं स्टोरी में आ रहा है, कहीं रील्स में आ रहा है, बिग बॉस ही बिग बॉस दिख रहा है आपको हर जगह, और दिमाग में वही चलता रहेगा। जो पड़ा हुआ है वो नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट का जो साधन है, वो एक बिग बॉस है, जिसको आप देख रहे हैं। तो अगर इसको देख रहे हैं तो आज ही देखना बंद कर दो, देखने से कुछ मिलेगा नहीं इसको। पढ़ाई कर लो इसके जगह पर। मैंने पहले भी कहा था, अच्छी चीज़ों को फॉलो कर लो, क्योंकि आजकल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो ऐसा चला होता है कि हर एक दूसरा व्यक्ति जो है, वो इन्फ्लुएंसर बन चुका है। हर दूसरा व्यक्ति जिसके फॉलोवर थोड़े अच्छे हो गए हैं, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं। तो भैया हम तो हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले। देखो, इन्फ्लुएंसर ऐसे नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है कि आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ अच्छी चीज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप नाच रहे हैं, अगला भी नाच रहा है, और वो आपकी वीडियो देख रहा है, आपके फॉलोवर बढ़ गए, भैया हम इन्फ्लुएंसर बन गए। तो नाचना कोई इन्फ्लुएंस थोड़ी ना है, वो तो अपना अपना शौक है। वो नाच रहे हैं, भैया हम तो इन्फ्लुएंसर हो गए, 50,000 हो गए, 1 लाख फॉलोवर हो गए, 5 लाख फॉलोवर हो गए, क्या बन रहा है उससे? न कुछ एक किसी की डायलॉग्स बोल दिए, तो वो इन्फ्लुएंस करना नहीं हुआ। कोई ऐसा कंटेंट दे रहा है जो कि बहुत रेयर है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि भैया ये रील देखी, हमको कुछ नया सीखने को मिल गया।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहीं आप कंप्यूटर कुछ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको बहुत शॉर्टकट बता देंगे कि भैया ऐसे भी हो सकती है ये चीज। आप मॉर्निंग में खोल रहे हैं, आपको गाने सुनना अच्छा लगता था तो आपने सारे गाने वालों को फॉलो कर दिया, या कुछ ऐसे दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तब मोटिवेशन तो उससे देख के नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो आ ही रही है, उससे तो बेहतर ही है। जो आप नाचना गाना देख रहे हैं ना, उससे तो बेहतर ही है। हाँ, कोई अपने लिए एन्जॉय के लिए कर रहा है, वो उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया कोई कर रहा है, वो अपनी जगह पर ठीक है, जो कर रहा है। लेकिन आप अगर वो देख रहे हैं ना और उसके आप मज़े ले रहे हैं, भैया हाँ, हाँ, मज़ा आ गया देख कर के, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं फिर, उससे। क्योंकि वो तो फिर ऐसा समझेंगे ही ना कि भैया हमारी वीडियोज़ पर तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, पढ़ने वाली वीडियोज़ पर कभी व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है, अंत में वही काम आता है। आपको वो गाना काम नहीं आएगा एग्ज़ाम में, वो रील वाला गाना आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। वो पढ़ाई की चीज़ें ही हैं जो आपको वो याद आएँगी, कि हाँ, कहीं पर मैंने ऐसा देखा था, कहीं पर वो करंट अफ़ेयर का सेक्शन था, मैंने देखा था और एग्ज़ाम में पूछ लिया और आपका फ्यूचर उससे बनेगा। दूसरी वाली रील्स देखेंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जो बिग बॉस वाले हैं, समय रहते समझ जाओ, क्योंकि आपको अभी उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। आपका हो सकता है मन थोड़ी देर बाद, एक दिन आपने देखना बंद कर दिया, दूसरे दिन आपका मन ज़रूर करेगा कि भैया हम देखते हैं, देखते हैं, एक ही एपिसोड देख लेते हैं, हाइलाइट देख लेंगे। लेकिन जब आप उस हाइलाइट को देखेंगे, जैसे कि मैच की हाइलाइट देखते हैं ना, वैसे ही उसकी भी होती है। आपने 1 घंटे का एपिसोड देख लिया, अब जब आपने वो 1 घंटे का एपिसोड देख लिया, आपके अंदर वो तमन्ना, इच्छा जागेगी और कि भैया अब लाइव देखते हैं ज़रा कि लाइव क्या हो रहा है, और लाइव में 24 घंटे हैं। लो जी, आपके 24 घंटे बर्बाद, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ उससे। कुछ भी एक चीज़ उससे हासिल हुई तो बता दे। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको बिग बॉस देखने से कुछ जीवन में हासिल हुआ हो, हमको बता दे, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, ठीक है? कुछ भी सीखने को मिला हो, लड़ाई करना ये सीखना थोड़ी ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी तो आपसे मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस लिखिए। आई थिंक 7th और 8th क्लास के आपको नोट्स मिल गए हैं। 7th या 8th, 8th के नहीं मिलते ना, 9th के आपको मिल गए हैं, आई थिंक ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। 9th के मिले थे, जहाँ पर मेंस के क्वेश्चन थे और एमसीक्यू थे। ऐसा था कुछ 9th या 10th का अब रह गया, हाँ 10th का रह गया होगा, 10th और 11th का रह गए हैं, जो आपको एमसीक्यू देने हैं और मेंस के क्वेश्चन देने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें वो लिखने हैं सारे। नहीं, मेरा नहीं है, वो किसी और का होगा वो। जी कहते हैं ना कि भैया जो अपने ही अपने घर की मुर्गी दार बराबर, तो वही होगा कि अपनी जो कोचिंग एकेडमी में जा रहे हैं वो दाल बराबर है। ठीक है, एक्सप्लोर एक्स एक्स से है, ई से नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं। क्लास के तो बहुत सारे हैं वहां पर इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए। मिलते हैं आपसे कल, फिर मिलेंगे, पढ़ करके आइए कल। बाकी मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट।